गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का पार्ट 4 करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था तो इसलिए मेरे को इसकी 4 ऑडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ गई। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे जो इन्होंने ट्रांसलेशंस करी अरेबिक के अंदर, काफ़ी सारे जो बुक्स थी रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स, और कुछ कैलिफ्स ने तो इसके लिए स्पेशल बंदे अपॉइंट किए और उनसे ट्रांसलेट करवाया। तो ये काफ़ी सारी स्टडीज़ के बाद जो है यहाँ पे क्रिटिकल जो थिंकिंग थी उसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इस्लामिक लाइफ के अंदर। तो लोगों ने सोचना शुरू किया इस बारे में। एक ग्रुप ऑफ
शाहनामा के अंदर जो है फिरदौसी ने जब से सृष्टि की स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से लेके और जब तक ईरान अरब्स के कंट्रोल में आया तब तक की हिस्ट्री जो है इसमें डिस्क्राइब की है। आगे इसमें बताया कि जो गजनवीज ट्रेडिशन था जिसमें पर्शियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, उसी के तहत इंडिया में भी जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने पर्शियन को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और इसको पेट्रोनाइज किया। आगे इसमें बता रखिए कि बगदाद के एक बुक सेलर की बुक है किताब अल फिहरिस्त, इब्न नदीम ने लिखी थी 1895 में। इसमें भी काफ़ी सारे प्रोज में लिखे गए वर्क्स हैं जो मोरल एजुकेशन भी देते हैं और ये रीडर्स का एंटरटेनमेंट भी करते हैं। इनमें से सबसे पुराना जो कलेक्शन ऑफ बुक्स है वो है कलीला व डीमा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपकी बुक के अंदर कलीला व डीमा, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं उस बुक के की जो स्टोरीज़ के। ये इंडियन जो अपनी पंचतंत्र की कहानियाँ तुमने सुनी होंगी, ये उसी का एक वर्जन था। ये पहलावी में पहले ट्रांसलेट किया गया और फिर इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया और बहुत एक पॉपुलर बुक थी, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो लिटरेरी वर्क्स थे उनमें स्टोरीज थी, जैसे अलेक्जेंडर से रिलेटेड उन्होंने कहानियाँ लिखी। सिंदबाज जहाजी एक सेलर होते थे, उनके भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ आती हैं। और जैसे मजनू का तो तुमने भी नाम सुना होगा, लैला मजनू की कहानी। तो ये अनहैप्पी लवर्स की भी स्टोरीज इनमें डिस्क्राइब की गई है इन बुक्स के अंदर, जो अरेबिक में और पर्शियन में लिखी गई थी। अब तो ये जो कहानियाँ हैं ये कोरल और रिटन ट्रेडिशंस के रूप में जो है एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक आगे ट्रांसमिट होती गई और ये कैरेक्टर्स बहुत फेमस हो गए। सिंदबाद जहाजी का भी पहले सीरियल आता था, मजनू का नाम सबने सुना है, अलेक्जेंडर को भी कौन नहीं जानता। इसमें आगे एक 1001 नाइट बुक का जिक्र कर रखा है कि इसमें भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। एक सिंगल नरेटर डिस्क्राइब करता है, उस औरत का नाम है शाहरजाद। ये अपने हस्बैंड को हर रात एक कहानी सुनाती थी और वो कहानियों का कलेक्शन इस 1001 नाइट में दिया गया है। ये जो लिखी है ये बुक 1001 नाइट, ये इंडो पर्शियन में लिखी गई है और बाद में इसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया गया था 8th सेंचुरी में बगदाद में। फिर बाद में जब मामलुक पीरियड आया तो उसमें इसमें और भी ज़्यादा कहानियाँ जो है इसमें ऐड कर दी गई थी। इन स्टोरीज़ के अंदर तरह तरह के ह्यूमन बीइंग्स का वर्णन मिलता है, जैसे कोई स्टूपिड से हैं उनकी भी कहानियाँ मिलेंगी। कोई गलीबल है, गलीबल होता है जो बिना ज़्यादा क्वेश्चन किए किसी की भी बात मान ले, बेवकूफ़ सा इंसान, उसको गलीबल बोलते हैं। और क्राफ्टी लोगों की भी कहानियाँ इनमें दी गई हैं। क्राफ्टी होते हैं जो चालाक होते हैं, जो लोगों को ट्रिक कर लेते हैं, लूट लेते हैं। और ये सारी कहानियाँ जो हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए लिखी जाती थी कि आपको कोई सीख भी मिले और आपकी एंटरटेनमेंट भी हो। जाहिद थे बसरा के, उन्होंने भी अपनी बुक लिखी किताब अल बुकाला। किताब अल बुकाला का मतलब है बुक ऑफ माइजर्स। माइजर होते हैं भूखे, कंजूस, लालची इंसान। तो इससे याद कर लेना कि बुकाला का मतलब भूखा, ये माइजर से रिलेटेड है बुक। और इसमें काफ़ी फ़नी से जो है एनेक्डोट्स इसमें लिखे गए हैं। एनेक्डोट होते हैं शॉर्ट स्टोरीज़, चाहे वो सच्चे हों चाहे वो इमेजिनरी हो, उसको एनेक्डोट बोलते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने ग्रीडी लोगों से रिलेटेड, भूखे लोगों से, कंजूस लोगों से रिलेटेड काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज इसमें लिखी हैं। 9th सेंचुरी के बाद जो है अदब का स्कोप और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। अब अदब में बायोग्राफीज़ भी लिखने लग गए थे और जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड भी लिखने लग गए थे, जिसको अखलक बोलते थे वो। और मिरर्स फॉर प्रिंसेस ये एक बुक है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, ये भी लिखी गई थी। और इसके अंदर अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी लिखे जाने लग गई थी अदब के अंदर। अदब का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। जो पढ़ी लिखी मुस्लिम सोसाइटीज़ थी उनमें जो है ये हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा था। वो हिस्ट्री लिखते थे और हिस्ट्री पढ़ते भी थे। हिस्ट्री के जो बुक्स थी उसको स्कॉलर्स भी पढ़ते थे, स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे और राजा लोग भी पढ़ते थे।
और जो पढ़ी लिखी जनता थी उसने तो पढ़ना ही था। अगर रूलर्स हिस्ट्री को पढ़ते थे तो उनको पता चलता था कि जो उनकी डिनेस्टी के जो पुराने राजा थे उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। उनको ये भी पता चलता था कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए उन्होंने कौन सी टेक्निक्स अपनाई थी। इसमें ये आगे लिखा है कि जो दो मेजर हिस्टोरिकल वर्क्स हैं, अंसाब अल अशरफ, ये बलादुरी ने लिखा है 1892 में, और दूसरा है तारिक अल रसूल वल मुल्क ऑफ तबारी, ये तबारी ने लिखा है। तो इसमें जो है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है, लेकिन इस्लामिक पीरियड को जो है उन्होंने अपना मेन फोकल पॉइंट रखा है। जो लोकल हिस्ट्री लिखने का जो ट्रेडिशन था वो डेवलप हुआ जब खलीफेट टूट गई थी और छोटे छोटे सुल्तान ने जो है अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश कर ली थी। तो फिर उन्होंने पैट्रोनाइज किया राइटर्स को और बोला कि रीजनल हिस्ट्री भी लिखो। तो इस तरीके से फिर रीजनल हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट हो गई। अदरवाइज पहले पूरी इस्लामिक एम्पायर को ही फोकस करके हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती थी। बुक्स जो हैं पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाने लग गई थी। डिनेस्टीज़ को डिस्क्राइब करती थी, सिटीज़ को डिस्क्राइब करती थी, काफ़ी डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर करते थे वो, उनमें कैसे यूनिटी है, कैसे वैरायटी है इस वर्ल्ड ऑफ इस्लाम के अंदर, वो सारी इनमें डिस्क्राइब की जाती थी। ज्योग्राफी और जो ट्रैवल बुक होती थी इसको रिहला बोलते थे। ये स्पेशल ब्रांच ऑफ अदब थी। रिहला का मतलब ही है कि किसी ट्रैवलर ने जो रिकॉर्ड किया उसको रिहला बोलते हैं। इनके अंदर जो है ग्रीक, ईरानियन और इंडियन बुक्स से जो नॉलेज मिली थी, और जो ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स जाते थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उनकी जो नॉलेज है वो सारी कंबाइन करके इन रिहला बुक्स में लिखी जाती थी। एक मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी होती थी इनकी, उसके हिसाब से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो है 7 क्लाइम्स में बांट दिया था जो कि इक्वेटर के पैरेलल थे। जैसे आजकल आपके जो टोरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन है वो दे आर ऑल्सो पैरेलल टू इक्वेटर। तो इसी तरीके से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 7 जोन्स में बांटा था और वो भी पैरेलल टू इक्वेटर थे। ये इन्होंने मैथमेटिकल ज्योग्राफी में किया था। हर सिटी की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करते थे एस्ट्रोनॉमिकली, जैसे उसकी पोजीशन देख के जो उनका साइंस होता था उसके हिसाब से। मकादसी थे, उन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी लिखी थी। एहसान अल तकसिम द बेस्ट डिवीजन्स, इसमें जो है उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी दी है जो कंट्रीज़ थे और तरह तरह के दुनिया के हिस्सों में रहने वाले डिफरेंट पीपल थे, और काफ़ी सारी जो क्यूरियोसिटीज़ होती हैं किसी भी इंसान की वो सारी इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब की हैं। सारी रट्टा मारने वाली चीज़ है, इनका रट्टा मार लेना कि इस राइटर ने किस बुक में क्या बोला है। इनमुरुज अल दहाबाब, जिसको गोल्डन मीडोज़ बोलते हैं इंग्लिश में, ये मसूदी ने लिखी थी 1943 में जनरल हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंबाइन करके जो इसमें लिखा गया है, और उस तरीके से इन्होंने पूरे जो दुनिया के कल्चर्स थे उसको डिस्क्राइब किया है। अल-बेरूनी जो है उन्होंने भी एक फेमस बुक लिखी थी तहकीक मा लिल हिंद। अल-बेरूनी की फ़ोटो तो मैंने तुम्हें पहले भी दिखाई थी, अगेन आई वुड लाइक टू ब्रिंग। ये अल-बेरूनी है, इन्होंने फेमस बुक लिखी थी इंडिया के ऊपर, तहकीक मा लिल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इनका बहुत बड़ा, किसी भी जो मुस्लिम स्कॉलर था, मुस्लिम राइटर था, ये उनका बहुत बड़ा अटेम्प्ट था कि इस्लामिक वर्ल्ड से बाहर की किसी सोसाइटी को इतना क्लोजली देख के और उसके बारे में लिखना। ये इनको गजनी किडनैप करके लाए थे कहीं से अपने राज्य में, फिर ये वहाँ पे रहने लग गए, इनका अच्छा खासा मन लग गया, तो ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इंडिया में आए, कुछ साल रहे, ब्राह्मणों के साथ इन्होंने दोस्ती करी, संस्कृत सीखी, क्योंकि ये ऐसे ट्रस्ट नहीं करते थे कि जो ब्राह्मण ने हमारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बता दिया कि हमारे 4 वर्ण हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है सोसाइटी का, तो इनको लगा मैं संस्कृत सीखूं फिर पढ़ूं, तब मैं विश्वास करूंगा कि सच्ची में इनके ऐसे लिखा हुआ है। तो इन्होंने संस्कृत सीखी और काफ़ी सारी जो इंडिया के जो बुक्स थे ना वो भी इन्होंने ट्रांसलेट किया, और कुछ जो ग्रीक बुक्स थी वो भी इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी कि तुम भी पढ़ लेना बाहर की किताबें।
और अलबेरूनी ने इंडिया के बारे में एक स्पेशल बात बताई थी जो मैं कई बार जिक्र करती हूँ। इन्होंने ये बोला था कि भारत वालों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बाहर की चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और उनको बहुत बड़ी ईगो है कि हमारा रिलीजन और हमारी सोसाइटी सबसे बेस्ट है। तो अलबेरूनी का मैंने बताया तुम्हें, कुछ आगे हम जिक्र कर रहे थे कि 10th सेंचुरी आते आते इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको वो एक ऐसे एमर्ज हुआ, ऐसे उभर के आया कि उसको इजीली जो है ट्रैवलर रिकॉग्नाइज कर लेते थे। रिलीजियस जो बिल्डिंग्स होती थी इनकी, वो भी इनकी जो है एक्सटर्नल सिंबल होते थे रिलीजन के। जो मस्जिद थी, जो इनकी श्राइन्स होती थी, टूम्स होती थी, स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया तक इनका सेम बेसिक डिज़ाइन होता था। जैसे इनमें आर्चिस बनी होती थी, डोम्स बनी होती थी, मिनरेट होते हैं, छोटे मीनार को मिनरेट बोल देते हैं, और खुले आंगन होते थे। और इस काफ़ी जो है ये जैसा भी इन्होंने सिस्टम सेटअप किया था इनकी बिल्डिंग का, वो मुस्लिम्स की जो प्रैक्टिकल नीड्स थी उसके हिसाब से ही इन्होंने ये सारे सेम फीचर्स ओवरऑल बनाते थे। फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी में मॉस्क का जो है एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर होता था, जिसमें उसकी जो रूफ होती थी उसको पिलर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। और फिर धीरे धीरे इसने जो है रीजनल वेरिएशंस को ट्रांसेंड कर दिया था। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में इनकी मॉस्क वगैरह बनने लगी तो थोड़ा बहुत वेरिएशन एरिया वाइज आ जाता था, पर धीरे धीरे अभी इनका यूनिवर्सल फीचर्स जो हैं मॉस्क्स में बनाए जाने लग गए। हर मॉस्क के अंदर एक ओपन कोर्टयार्ड होता था जिसको शन बोलते थे। यहाँ पे एक पॉन्ड भी होता था, या यहाँ पे एक फाउंटेन पानी का लगा मिलेगा। और फिर इसमें से जाते हुए आगे आप एक हॉल में एंट्री करोगे। हॉल के अंदर काफ़ी सारी जगह होती थी जिसमें वर्शिपर्स जो डिवोटी होते हैं काफ़ी सारे बैठ सकते हैं लाइनों में। और इसमें एक जगह प्रेयर लीडर के लिए भी होती थी जिसको वो इमाम कहते थे। तो ये यूनिवर्सल फीचर थे। हर जगह जो है दुनिया के अंदर जहाँ के भी मॉस्क ये बनाते थे, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। इस हॉल के अंदर 2 स्पेशल फीचर्स पाए जाते थे। एक है नीचे, इसको मिहराब भी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। ये होता था, इसका डायरेक्शन जो है मक्का की तरफ होता था, और यहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करते थे, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से जब आप प्रेयर करते हो तो आपका फेस जो है मक्का के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस मिहराब का डायरेक्शन जो है, ओरिएंटेशन जो है इसका मक्का की तरफ ही होता था। साथ में एक पलपिट बना होता था हॉल के अंदर, पलपिट को मिनबार भी कहते थे। और पलपिट वो जगह होती है जहाँ पे जो इनका इमाम होता है वो फ्राइडे को अपना लेक्चर देता है। तो ये दोनों कॉमन फीचर हर हॉल के अंदर मिलते थे। इसी बिल्डिंग के साथ लगती हुई एक मिनरेट होती थी और छोटा सा टॉवर, जिसके ऊपर से ये आवाज़ लगाते थे, अजान बोलते हैं जिसको, ताकि जो फेथफुल है, मतलब जो इस्लाम के अंदर जो फेथ रखते हैं, वो उनको प्रेयर का टाइम पता चल जाए और वो राइट टाइम पे जो है प्रेयर के लिए यहाँ पे आ जाएं। तो इससे पता चलता कि ये मिनरेट भी इनकी प्रैक्टिकल नीड्स के लिए थी, हॉल भी जो है इनकी प्रैक्टिकल नीड के लिए बना था, मक्का की तरफ इसका डायरेक्शन भी इनकी प्रैक्टिकल नीड थी कि इनको रिलीजन के हिसाब से ऐसे ही करना है। तो उन ज़रूरतों के हिसाब से ये सारे फीचर्स जो हैं बनाए जाते थे। तो इसीलिए ये इस्लामिक वर्ल्ड में हर जगह ये सेम टू सेम मिलते हैं। और ये जो अजान देते थे, जो मिनरेट बनी होती थी, ये इस चीज़ को भी सिंबलाइज करती थी कि यहाँ पे ये एरिया जो है इस्लाम ने कॉन्कर कर लिया है, यहाँ पे इस्लाम एग्जिस्ट करता है। जो शहरों का टाइम होता था वो 5 टाइम की जो प्रेयर होती हैं उसके हिसाब से ही इसकी निशानी होती थी। तो जब वो अजान दी जाती थी उसके हिसाब से लोग जो है अपना टाइम सेट करके चलते थे, क्योंकि उनको दिन में 5 बार प्रेयर करनी होती थी। सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है इनकी बाकी की बिल्डिंग्स में मिलता है। जैसे कोई भी उन्होंने बिल्डिंग बनाई है उसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होगा, आंगन होगा। तो ये चाहे वो मुज़ोलियम है, चाहे वो कारवांसराय है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे पैलेसेस हैं, सब में ये आंगन मिलता था। मुज़ोलियम होता है
जैसे किसी की डेथ हो गई, फेमस पर्सनैलिटी था, तो उसकी कब्र के ऊपर कोई सुंदर सी बिल्डिंग बना दी तो उसको मुजोलियम या मकबरा बोलते हैं। तो उसमें भी सेम डिज़ाइन मिलता था। कारवांसराय होती हैं जो प्रेजेंट डे के रेस्टोरेंट्स होते हैं, वैसी तो ये ट्रैवलर्स के लिए बनी होती थी, उनमें भी ऐसा डिज़ाइन मिलता था, कोर्टयार्ड वाला, आंगन वाला। हॉस्पिटल्स में भी और पैलेसेस में भी, महलों के अंदर भी। जो उमायद रूलर्स थे उन्होंने डेजर्ट पैलेसेस बनवाए थे ओएसिस के अंदर। ओएसिस होते हैं कोई भी ग्रीन जगह जो डेजर्ट के अंदर होती है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कि उन पैलेसेस के, जैसे खिरबत अल मफजर, ये पैलेस्टीन में बनाया था इन्होंने, और कसाइर इन जॉर्डन के अंदर बनवाया था ये कसाइर। तो ये इन पैलेसेस को ये अपने लग्जूरियस रेजिडेंस के रूप में यूज़ करते थे, और कई बार जैसे हंटिंग के लिए, प्लेजर के लिए जाते थे तब भी इसको वो यूटिलाइज करते थे। जो इनके पैलेसेस थे वैसे वो रोमन और ससानियन आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उन्हीं पे इन्होंने मॉडल्ड जो है ये बनाए थे, ससानियन और रोमन आर्किटेक्चर को देखते हुए। इनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, अच्छा खासा स्कल्पचर होता था इसमें। मोजाइक को यूज़ करते थे, पेंटिंग्स को भी यूज़ करते थे। मोजाइक होता है कलरफुल पीसीज को जब इकट्ठे रख के कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसको मोजाइक बोलते हैं। तो ये भी यूज़ करते थे पैलेसेस को डेकोरेट करने के लिए। आगे अब्बासिड्स जो रूलर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारे इम्पीरियल सिटी बनवाए। उन्होंने समारा बनवाया, कैपिटल सिटी था ये इनका। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गार्डन्स और बहता हुआ पानी और ऐसी मतलब काफ़ी लग्जूरियस चीज़ें जो है दिखाने को इन्होंने बनाई थी। ये स्टोरीज़ में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, और हारून अल रशीद से रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं ख़ास तौर से, उसमें इन सुंदर सुंदर महलों का, जिनमें बाग लगे हुए थे, जिनमें बहता हुआ पानी जाता था, ऐसे इसका जिक्र आता है। अब्बासिड कैलिफ्स के जो बगदाद में, और या फातिमिड्स कैलिफ्स के कैरो के अंदर जो पैलेसेस उन्होंने बनाए थे, वो उनके अब रूइंस भी अवेलेबल नहीं है। वो सिंपली किताबों से पढ़ के ही पता चलता है कि इनके सुंदर सुंदर पैलेसेस भी थे। अब इसमें आगे बताया गया कि क्योंकि इस्लाम जो है इस बात को मना करता है कि आप जो है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स वगैरह लिविंग बींग्स की पेंटिंग्स को यूज़ नहीं कर सकते डेकोरेट करने के लिए, तो इस वजह से फिर नई फॉर्म्स जो है यहाँ पे डेवलप हुई डेकोरेशन के लिए। एक थी कैलीग्राफी जिसको खताती बोलते हैं, और दूसरी थी अरेबस्क जिसको ज्योमेट्रिक और वेजिटल डिज़ाइन जो है इसमें यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक में तो आपको पता है ट्रायंगुलर या जैसे कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं सर्कुलर, ऐसे बना के वो डिज़ाइन बनाते थे। और वेजिटल में आएगा जो जिनके कोने से निकले होते हैं ना, कोन शेप डिज़ाइंस भी जो है ये यूज़ करते थे। जो इनकी कैलीग्राफी थी वो किस हद तक डेवलप हुई उसका एग्जांपल भी मैं कई बार बच्चों को दिखाती हूँ मेरे पास कुरान नगर में, तो उसके फर्स्ट पेज पे जो है ये कैलीग्राफी यूज़ करके इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है। अब देखने में इसको देखो ये फ्लावर जैसा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। और इस तरीके से जो इनकी जो कैलीग्राफी थी वो बहुत ही हाई लेवल की जो है डेवलप हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के या पशुओं के कोई भी चित्र यूज़ नहीं कर सकते डेकोरेशन के लिए, तो इसलिए इनको सारे यही ऐसे डिज़ाइन क्रिएटिविटी इन्होंने पैदा कर ली और सुंदर सुंदर डिज़ाइन जो है ये बनाते थे। इसको खताती बोलते थे कैलीग्राफी, और ज्योमेट्रिक और वेजिटल डिज़ाइंस भी ये यूज़ करते थे। जो इनके छोटे और बड़े इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस कोटेशंस होती हैं उनके ऊपर, और इनको भी वो आर्किटेक्चर को सजाने के लिए यूज़ कर लेते थे। जो कैलीग्राफिक इनकी आर्ट है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स में, और कुरान जो है 8th और 9th सेंचुरी की जो कुरान अवेलेबल है उनमें इनकी कैलीग्राफी को जो है प्रिजर्व करके रखा गया है। उसका भी एक फ़ोटो था मेरे पास। ये भी कुरान का ही एक पेज है, ये भी कैलीग्राफी का एक एग्जांपल है, आपकी बुक में ही दिया हुआ है। तो यू कैन सी इसको कितने अच्छे डिज़ाइन जो है इन्होंने बनाए हुए हैं। इनके जो लिटरेरी वर्क्स होते थे जैसे किताब अल अगानी है, बुक ऑफ सॉन्ग्स,
कलीला व डीमा है जो पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है, और जैसे मकामत ऑफ हरीरी है, ये सब जो है काफ़ी सारी इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स यूज़ कर करके और बुक्स की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश की है। मिनिएचर पेंटिंग एक पेंटिंग का टाइप होता है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे इल्यूमिनेशन टेक्निक्स को भी यूज़ किया अपनी बुक्स की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इल्यूमिनेशन टेक्निक होती है जैसे कहीं पे आपने शेडिंग डाल दी, कहीं पे कुछ चमक रहा है ब्राइट सा, तो उससे इनकी बुक्स की जो है सुंदरता बढ़ जाती थी। प्लांट और फ्लोरल डिज़ाइंस भी यूज़ करते थे जिसमें जो कि बेस्ड होते थे आइडियाज़ ऑफ गार्डन, इनको भी वो यूज़ करते थे अपनी बिल्डिंग्स में, और बुक्स में भी इलस्ट्रेशंस के लिए यूज़ करते थे। अगर आप हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स को पढ़ते हो तो ये 3 चीज़ों को एक साथ जो है कलेक्ट करके आपको दर्शाता है। वो है रिलीजन, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। अगर हर इन तीनों चीज़ों को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे एक सर्कल रिलीजन का है, एक सर्कल कम्युनिटी का है, एक पॉलिटिक्स का है, तो आप पाओगे कि ये जो सर्कल्स थे 7th सेंचुरी में, तो ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे में मर्ज थे। मतलब रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स एक ही टाइप की चीज़ थी, एक ही जो है वो उससे लिंक्ड थे कि दे वर इस्लामिक। फिर आगे की 5 सेंचुरीज़ में ये सर्कल एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मतलब रिलीजन, कम्युनिटी और जो पॉलिटिक्स है वो सेपरेट हो गई थी। फिर जो पीरियड हमने इस बुक में पढ़ा है, जब उसका एंड के आसपास जो है इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस था स्टेट के ऊपर वो बिल्कुल कम होता गया, और काफ़ी जो पॉलिटिक्स थी उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो इससे ये इस चीज़ का सबूत है कि इस्लाम का इन्फ्लुएंस जो है पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत कम हो गया था लास्ट में आते आते। अब जो सर्कल्स थे रिलीजन और कम्युनिटी के वो ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे को, एक तरीके से मर्ज करना हुआ कि कुछ रिलीजन की चीज़ें कम्युनिटी में और कुछ कम्युनिटी वाला जो पोर्शन है वो रिलीजन कवर करता है। मतलब इनके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं कंबाइंड थे पर पॉलिटी सेपरेट थी। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ये चाहे अलग अलग हिस्सों में हो, चाहे कोई शिया है चाहे कोई सुन्नी है, लेकिन ये जो है अपने जो कॉमन इनके अंदर एक सिमिलैरिटी थी कि वो अपने उनको जो इस्लामिक रिचुअल्स थे उनको वो ऑब्जर्व करते थे। It was no more governing itself. Politics was a separate circle now, but it was defining its religious identity. मतलब पॉलिटिक्स में अगर आप रूलर को देखते हो वो वैसे सेपरेट सर्कल हो गया है और वो भी रिलीजियस आइडेंटिटी को डिफाइन करता है कि हम इस्लामिक पीपल हैं, और उनको कोई रिवोल्ट वगैरह जब होते थे तो वो उसको भी इस्लाम के नाम पे ही जो है सप्रेस करते थे। अब इसमें लास्ट में ये बताया गया कंक्लूजन के रूप में कि सिर्फ एक ही ऐसा रास्ता है जिससे जो सर्कल है रिलीजन का और कम्युनिटी का जो सेपरेट हो सके, वो है कि अगर आप प्रोग्रेसिव सेक्युलराइजेशन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर लेके आते हो किसी तरीके से, तो फिर रिलीजन और कम्युनिटी जो है सेपरेट हो जाएंगे। ये प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म क्या होता है? जैसे सेक्युलराइजेशन का तो आपको पता है कि सभी धर्मों को जब हम बराबर दृष्टि से देखते हैं उसको हम सेक्युलराइजेशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे आप पॉजिटिव सोच रखते हो, आपने आगे बढ़ना है तो सेक्युलरिज्म को अपना एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, आप फैनेटिक बन के जो है नहीं रह सकते। तो इसमें सजेशन दी गई है कि अगर ये सेक्युलराइजेशन इस्लामिक सोसाइटी में आ जाए तो रिलीजन और कम्युनिटी के सर्कल जो है सेपरेट हो सकते हैं। कुछ फिलोसफर्स भी थे और कुछ सूफी सेंट्स भी थे जिन्होंने ये सेक्युलराइजेशन को जो है आगे बढ़ाया, और इन्होंने ये सजेशन दिया कि जो सिविल सोसाइटी है उसको ऑटोनोमस बना देना चाहिए। मतलब सोसाइटी के राइट्स हैं, सोसाइटी ने क्या करना है वो उसके पास छोड़ देने चाहिए, ना कि इसको जो है एक इंस्टीट्यूशन आपने क्रिएट कर दिया कि वो फोर्स कर रहा है इनको कि आप ऐसे तरीके से जो है आपकी प्रेयर्स करोगे, इस तरीके से आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें करनी हैं। तो इन्होंने ये बोला
कि जो रिचुअल्स वगैरह हैं रिलीजन के, उनको प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी से रिप्लेस कर देना चाहिए। मतलब हर इंसान को ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो प्राइवेटली अपने घर के अंदर जैसे मर्जी अपनी धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो करें, इनको फोर्स नहीं करना चाहिए। ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।